सिंपल एक लाइनर आंसर हो सकता था, पाकिस्तान इसलिए केमिकल इंपोर्ट करता है कि लोकल बनते नहीं। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ केमिकल में चाइना और दूसरे कंट्रीज की क्या क्या पोजीशन है वो सारा आपने मेंशन किया। तो लेट्स कम बैक टू द कमेंट ऑन द सेकंड असाइनमेंट। ये तो मैंने आपके साथ एक मोटा मोटा डिस्कस किया। सेकंड में भी ऑलमोस्ट जो वर्किंग स्टाइल है ना, वो मैंने देखा है कि वो असाइनमेंट्स में डाटा कलेक्शन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होमवर्क आप लोग कर रहे हैं। तो ओवरव्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव चीज़ें नहीं चाहिए, वेरी मच फोकस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए कि जी आपके पास नंबर्स में आप लोग खड़े कहाँ पे हैं। तो असाइनमेंट्स का जो मेरा जो मकसद था ना, वो सिर्फ मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा था कि असाइनमेंट प्रेपरेशन के हवाले से आप लोगों का किस हद तक जिसे आप कह सकते हैं ना कि आई मीन द कंसेप्ट इज़ हाउ मच क्लियर कि जो असाइनमेंट का जो टॉपिक है उसको किस हद तक आपने फोकस्ड प्रेजेंटेशन के सूरत में कन्वर्ट किया है। कि उससे हमें चाहिए क्या था? उससे हमें बेसिकली चाहिए था नंबर वन कि हमने गैप करना था कि पाकिस्तान में बेसिकली कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन से इंपोर्ट हो रहे हैं और किस केमिकल के ऊपर हम लोगों ने को स्टडी करना है सो दैट वी कैन कम टूवर्ड्स मेकिंग एनी काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फार्मूला कि जिसको इसको बना लेना चाहिए या इसको इसके ऊपर काम कर लेना चाहिए। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट ने वापस में जाना उस गैप एनालिसिस के थ्रू इनटू अ प्रैक्टिकल कन्वर्जन ऑफ डूइंग समथिंग है यूजिंग योर केमिकल नॉलेज। तो उस हवाले से ये बकाया जो असाइनमेंट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट मोर लाइकली द सेम थिंग्स जो कि जिस तरह आप मैंने ये आपके एक और असाइनमेंट निकाली है। ये है तला जावेद हैं, इन्होंने बनाया हुआ है जी इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट कैन बी मेड इन पाकिस्तान। VCM इन्होंने लिखा हुआ है। एक बड़ा केमिकल गुड इंफॉर्मेशन विनाइल एसीटेट मोनोमर है। उसके बाद ब्यूटाइल एक्रिलेट है। और वाई शुड पाकिस्तान इंपोर्ट केमिकल्स, उसमें बेसिक चीज़ें जो तीनों की तीनों चीज़ें जो है ना वो सेम है लाइक द अदर ग्रुप। उसके बाद आगे आपके पास जो इन्होंने रेफरेंसेस में बता दिया है कि जी हमने कहाँ से लिए, विच इज़ द हाईली कंज्यूमेबल इंपोर्टेड केमिकल्स। और उसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स आ जाते हैं। कॉम ट्रेड का डाटा इन्होंने ले लिया एंड देन मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर इतने डॉलर का शेयर हाइड्रोकार्बन का है, इतना अल्कोहल्स का है। ये एक बुनियादी जो इंफॉर्मेशन आप लोगों ने बना ली है। और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिकल्स के ऊपर आप लोगों ने उसमें मेंशन किया है कि जी वो कौन कौन से हैं, ये ट्रेड डाटा के हवाले से ले लिए, ठीक है जी। देन उसके बाद हाउ यू डिस्क्राइब एंटरप्रेन्योरशिप के उसमें एक बेसिक सी स्लाइड है कि जिसमें देयर आर मेनी पॉइंट्स विच आर एक्चुअली द पॉइंट्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप लिखे हुए हैं। तो लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंटेशन और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना शुरू करता हूँ कि जो असाइनमेंट है उसको हम लोगों ने फोकस कैसे करना है। ये असाइनमेंट को फोकस कैसे करना है इसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग उस असाइनमेंट के ऊपर चले जाएं जो प्रेजेंटेशन के ऊपर जो कि हम लोगों ने अभी सबसे पहले ओपन की थी। ये हमारी मेन आज की फोकस रहेगी कि जी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से व्हाट इज़ द डिफरेंस एक्चुअली। तो एंटरप्रेन्योरशिप को जो बेसिक डेफिनेशन है वो बेसिकली है आपके सोचने का जो तरीका है वो डिफाइन करता है कि हाउ मच एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एक्चुअली अवेलेबल इन योर माइंड। तो इस सोचने के तरीके को, इस प्रेजेंटेशन के तरीके को हम लोगों ने अपने आज की डिस्कशन में डिस्कस करना है कि इज़ इट पॉसिबल इफ़ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग इन अ न्यू वे, इज़ इट पॉसिबल इफ़ यू कैन थिंक डिफरेंटली देन द अदर पीपल। तो वो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टूवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस
ये जो स्लाइड है डॉक्टर साहब ने मुझे भिजवाई थी फ्रॉम द कोर्स कंटेंट्स, उसको मैंने देखा है और उसको विल जस्ट गो थ्रू। आई होप कि स्लाइड सबको नज़र आ रही है। ये स्लाइड सबको अगर नज़र आ रही जी है तो मुझे नजर आ रही है, बाकी लोगों को नजर क्लियर है, विजिबल है स्लाइड? यस सर। जी सर। क्या है स्लाइड की हेडिंग क्या है? सर चैप्टर ऑब्जेक्टिव। चैप्टर ऑब्जेक्टिव ठीक है। है ये ना, तो ये इसको ये बेसिकली ये मेन कंटेंट, ये मेन बुक है। मेरा ख्याल है कि सॉफ्ट में तकरीबन सबके पास कॉपीज अवेलेबल है और इसका एक इन्होंने जो चैप्टर के जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं, मेरे ख्याल में स्लाइड नंबर 3 वुड बी द बेसिक थिंग्स। इस स्लाइड में इन्होंने एक बुनियादी जो अंडरस्टैंडिंग बताई है वो ये है कि एक एंटरप्रेन्योर और एक नॉर्मल इंसान में जो एंटरप्रेन्योर नहीं है उसमें जो बेसिक फ़र्क है वो बेसिकली इनोवेशन ऑफ आइडियाज़ का है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए गुजर जाते हैं। लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर होता है वो उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को इवेलुएट करके कन्वर्ट कर देता है इनटू सम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन और अ बिजनेस और एनी मॉडल दैट कैन मेक मनी एक्चुअली। तो एक पॉइंट आप इनोवेशन का ज़हन में रख लें। नेक्स्ट में अगर आप चाहते हैं तो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की दो बेसिकली कैटेगरीज डिफाइन कर दी हैं कि हम इनको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक स्मॉल बिजनेस है और एक एंटरप्रेन्योर्स है। स्मॉल बिजनेस में क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर आपने इंजीनियरिंग की और दोस्तों ने प्लान किया कि हमें कुछ मिलके करना चाहिए। कुछ मिलके करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने 5 साल में पढ़ी हैं। जिस तरह हम लोग लाइक वी वर इन अ थर्ड ईयर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, तो हमने सोचा कि यार सबसे आसान तरीका जो है ना वो डिटर्जेंट बना लेते हैं। तो डिटर्जेंट बना लेने में कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, सल्फोनिक एसिड लेना है और फलां केमिकल लेना है, अकबरी मंडी से यहाँ से मिलता है। ये तो 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा सा वो देगचा सा लिया और उसमें हम लोगों ने सारा जो पहले उसका एसओपी लिखा था कि पहले किसको मिक्स करना है, फिर सेकंड में किसको करना है, कर करा के हम लोग डिटर्जेंट बना लिया एंड देन हम लोगों ने अपने अपने घरों में उसकी सैम्पलिंग कर दी। घर से चेक करते हैं कि जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा। वो बड़ा बेहतरीन था, उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा निकल आया। तो बड़ा एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट हुई कि जी हमने तो डिटर्जेंट बना लिया है। लेकिन हमने एक्चुअली डिटर्जेंट बनाने की फॉर्मुलेशन को किताब से लेके कन्वर्ट किया था कि ऐसे बनाते हैं। दैट वाज नॉट एज कंसिडर्ड एज एन एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन आइडिया। अगर वो होता तो आज हमारी डिटर्जेंट फैक्ट्री होती। हम लोगों ने डिटर्जेंट फैक्ट्री तो कोई नहीं बनाई, दोस्तों ने बनाया, 5-10 किलो बनाया, सैम्पलिंग की, टेस्ट रिजल्ट अच्छा हुआ। उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि अब करें क्या, बिकॉज setting up a small business or to be an entrepreneurship, your knowledge that gives you a formula of making something from something is just one component out of many components. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि गवर्नमेंट की बेकरी चल रही है बहुत ज़्यादा और उसका जो चीफ केमिस्ट है या उसका जो रेसिपी या उसका जो फार्मूला बनाने वाला है वो ये सोचे कि जी मुझे तो बनाना आता है तो आई कैन डू इट। तो एक्चुअली अंडरस्टैंड ये करना है कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस ओनर्स और इन सारी वर्किंग के अंदर द फार्मूला और द रेसिपी or the knowledge that we have got in your 4 years of chemical engineering, that is one component out of many components. So understanding of the other component are very much important to actually become an entrepreneur. तो उस सारी चीज़ों को इन आने वाली स्लाइड्स के अंदर वन बाय वन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कस करेंगे
और वहाँ से आप लोग फिर इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बनाना शुरू करेंगे कि वी विल नेम 10 ऑफ द पॉसिबल स्मॉल इंडस्ट्रीज। लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया कि लेट्स मेक अ डिटर्जेंट, और देखें कि एक डिटर्जेंट को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। फार्मूला इज वन थिंग, ओके, देयर इज अनदर ऑप्शन, लेट्स मेक अ पेंट। पेंट बनाने के लिए आपको एल्किड रेजन चाहिए, उसका बेस फिलर चाहिए, उसके कलर चाहिए, कुछ एडिटिव चाहिए। पेंट बनाना पाकिस्तान में इस वक्त देखा जाए तो 6000 पेंट फैक्ट्रीज है जो सारी की सारी पेंट बना रही है। तो यू कैन बी द 6000 नंबर 1 एंड 6002 एंड देन द 3 एज वेल। तो इशू ये है कि इन सब टॉपिक्स को हम लोग लिस्ट करना शुरू करेंगे एंड वी विल कैटेगराइज देम इन अ स्मॉल बिजनेस ऑप्शंस कि क्या क्या वो छोटी छोटी डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स हैं। ओके, देयर इज अनदर आइटम, ओके, शू पॉलिश अगर आप लोगों ने देखी हो, ये जो कीवी वाली है या चेरी ब्लॉसम है या लाइक अदर, तो दे आर मैनी पीपल हु आर मेकिंग शू पॉलिशेस। और देखा जाए तो एक उसको आपको किसी एक फैब्रिकेटर को एक डब्बी का ऑर्डर देना है एंड देन इनसाइड इज द रेसिपी के जो आपने वैक्स और मैन्युफैक्चरिंग करके आपने बनानी है। देन उसके बाद क्या होगा, एंड ऑफ द डे तो साइकिल आपका मुकम्मल उस वक्त होगा कि जब आपकी वो बिकना शुरू हो जाएगी और आपके उसकी मार्केट की डिमांड क्रिएट होगी एंड देन आपके पास रेगुलर ऑर्डर होंगे, रेगुलर प्रोडक्शन आ रही होगी, आपके मटेरियल्स आ रहे होंगे, आपके पास पेमेंट्स आ रही होंगी। दे आर सो मैनी अदर थिंग्स के तो मैं जो जो ग्रुप लीडर्स हैं उनसे मैं नंबर 1 क्वेश्चन अभी ये करूँगा कि लेट्स मेक देम मेक अ स्मॉल लिस्ट ऑफ ऑल दोज प्रोडक्ट्स जो आपके डेली यूज़ में आप देखते हैं और आप समझते हैं कि इन आइटम्स को कर लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, और फार्मूला किसी भी पेटेंट से आपको मिल जाएगा, फार्मूला किसी भी केमिकल गाइडलाइन से आपको मिल जाएगा, लेकिन फार्मूला खाली इनफ नहीं है। तो लेट्स मेक देम मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज आइटम्स एंड देन हम आहिस्ता आहिस्ता उस लिस्ट को मटेरियलाइज करना शुरू करेंगे, किसी एक आइटम को पकड़ के कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि वेदर वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डूइंग समथिंग और नॉट। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको जो स्लाइड है इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जी मैनेज देयर बिजनेसेस बाय एक्सपेक्टिंग स्टेबल सेल्स, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, एंड देन एंटरप्रेन्योर क्या कहते हैं कि जी फोकस देयर एफर्ट्स इन इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये एक बुनियादी डेफिनेशन है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड नंबर 5 में अगर चले जाते हैं ना, तो ये बेसिकली आप समझ लें कि दिस इज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट फॉर एनीबॉडी टू। आप अपने सीवी में लिखते हैं कि यू नो आई वुड लाइक टू बी अ मैनेजर और डूइंग दिस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, डूइंग दैट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बेसिकली एक माइंड सेट है जो आपके जहन में है कि मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद ये करना है। इंस्टेड कि आप अंडरस्टैंड करें कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर आपने सोचना है तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। वो माइंडसेट ही डिफरेंट तरीके से सोचता है कि लोग सोच रहे होते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि कोविड आया और चीज़ें सारी बंद होना शुरू हो गई। तो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो मैंने ग्रुप लीडर्स को किया कि जी आप लोगों ने उन नंबर ऑफ आइटम्स को लिस्ट करना है, कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि आइडियाज आते हैं कि वन कैन डू। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने लिस्ट बनानी है कि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन कौन कौन से बिजनेसेस हर्ट हुए, बंद हुए, और कौन कौन से बिजनेसेस बहुत ज़्यादा चल गए। जो बहुत ज़्यादा चल गए हैं ना, उसको हम लोग समझते हैं कि उन लोगों ने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। उसी अपॉर्चुनिटी को, जिस अपॉर्चुनिटी को दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो अपनी बैड लक और एक बुरा टाइम समझ रहे थे। तो लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज इंडस्ट्रीज जो कि ग्रो की। लेट्स से अगर हमारे एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करना शुरू करें
तो आपकी जो आईटी और डाटा बैंक इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो की। आपकी जो डाइनिंग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो बंद हो गई। नॉन वूवन इंडस्ट्री जो कि मास्क बनाने वाले थे, हॉस्पिटल के गाउन बनाने वाले थे, जो हाइजीन इंडस्ट्री थी, वो सुपर बूम में चले गई। उन्होंने देखा कि जी अब आगे अगले 3-4 साल या 5 साल हैं, लोगों ने हेल्थ केयर के हवाले से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो लेट्स इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। तो इसी तरह की एग्जांपल्स आप लिस्ट बना लें कि कौन-कौन से बिज़नेसेस जो हैं वो इफ़ेक्ट हो गए और मैनेज नहीं कर पाए, और कौन-कौन से बिज़नेसेस जो हैं वो इस टाइम को एज़ एन अपॉर्चुनिटी समझते हुए ग्रो कर गए। तो वहाँ से आपके ज़हन में आएगा कि माइंडसेट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बेसिकली है टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज नंबर 1, एंड देन टू अंडरस्टैंड दीज अपॉर्चुनिटीज इनटू द रियलिटीज जो कि आपके सामने नज़र आ रही होती हैं। तो इसको आपने एक लिस्ट बनानी है असाइनमेंट के तौर पर कि, और ये कलेक्टिव हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, मैनी ग्रुप कैन थिंक इन अ सेम वे। तो ये एक हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग स्लाइड नंबर 5 को जहन में रखते हुए उन अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट को नेक्स्ट अपने जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, एंड इट विल बी प्रेजेंटेड बाय समबडी। देन उसके बाद आप आते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक इन्होंने एक थ्योरेटिकल है कि जी फ्रेंच से उन्होंने लिया, टू अंडरटेक और टू द वन हु अंडरटेक्स टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड एज्यूम द रिस्क ऑफ अ बिजनेस, वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर होता है। तो अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, आई मीन टू एवरीबॉडी इन द क्लास। तो ये है कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में होता है कि जी बिज़नेस करना है तो हमारे पास पैसा होगा तो हम बिज़नेस करेंगे। मेरी नज़र में एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर को पैसा नहीं चाहिए होता, उसको सिर्फ सोचने का अंदाज चाहिए होता है। बिज़नेस वो ज़ीरो मनी से भी बना सकता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स इन पाकिस्तान जिनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने बना लिया, और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स जिनके पास बहुत कुछ था और उन्होंने फाइनली गवा दिया। तो इसलिए इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज़ टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड एज्यूम द रिस्क ऑफ एनी बिजनेस। इसमें उसने नहीं लिखा हुआ कि उसको पैसा चाहिए। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, उसमें समरी इन्होंने लिखी हुई है कि द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ। जाहिर है, आई मीन एनी एक्टिविटी दैट कैन मेक मनी और इंक्रीज द वेल्थ ऑफ एनीथिंग, चाहे वो 1 रुपये से आपने 10 रुपये बना लिए हैं, 10 रुपये से 100 रुपये बना लिए हैं, इस प्रोसेस को बेसिकली आप समराइज कर सकते हैं कि जी ठीक है, इस तरह में मैं पैसे कमाने शुरू हो चुका हूँ। देन उसके बाद देन इट कम्स एज द इंटीग्रेटेड डेफिनेशन। इन्होंने अब ये चूँकि आपका किताबें हैं तो किताबों में तरह तरह की आपको डेफिनेशन नज़र आएंगी कि उन्होंने डायनेमिक प्रोसेस से कैसे लिखा हुआ है, उन्होंने रियलिटी के अंदर बेस में डेफिनेशन कैसे लिखी हुई है, इनोवेशन स्टाइल को ज़हन में रखते हुए डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मेक श्योर कि these all definition are the part of the curriculum, but it actually leads to the same single word, entrepreneurship. The dynamic process of the vision, change, creation requires an application of energy and passion towards the creation, or I mean this is totally you can read like a book, and it will frankly speaking it will not more than that. देन आप उसमें आ जाते हैं, ये जो स्लाइड नंबर 9 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि वो कहते हैं जी कि मिथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस अंडरस्टैंडिंग में होते हैं कि जी हमें कोई फार्मूला बता दें कि हमें करना क्या है, कोई थंब रूल बता दें कि हमें कोई वो थंब रूल पता चल जाए बेसिकली, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो उसके लिए जो बुनियादी जो 10 इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आप समझ लें, इसको अर्फे
जुबान में कहना चाहिए कि इनको आप पल्ले बांध लें। क्या है? नंबर 1 कि यू शुड नॉट बी रिमेन एज अ थिंकर। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं, दे थिंक वेरी गुड, दे कीप ऑन थिंकिंग। आपने खुद से अपनी असेसमेंट करना है कि वेदर आई कैन कन्वर्ट माई थिंकिंग इनटू समथिंग डूइंग और नॉट। तो हम लोग जब बिजनेस में अपनी सेल्स टीम के साथ, प्रोडक्शन टीम के साथ, या सम ऑफ द टारगेट्स जब डिस्कस करते हैं, तो हम बड़ा सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं कि यार आपने किया क्या अभी तक? बातें तो बहुत की हैं, मैंने ये प्लान बनाया, मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई। तो सबसे जो पहली जो मिथ है ना, वो द एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि वो लोग जो समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने अपनी अपनी लाइफ को कन्वर्ट करना है इनटू एन एंटरप्रेन्योर, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वी शुड बी एबल टू डू समथिंग इंस्टेड ऑफ टू थिंक ओनली। नंबर 1, कुछ लोगों ने ये कंसेप्ट बनाया हुआ है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बेसिकली बाय बोर्न एंटरप्रेन्योर, दे आर नॉट मेड। इस मिथ को कुछ लोग कहते ज़रूर हैं, लेकिन मैं इसको इतना ज़्यादा वैलिडेट नहीं करता, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरी नज़र में एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग, एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग, एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। ये इंसान ने अपने आप को एक तब्दील करने का जो प्रोसेस है ना, अगर उसको ट्रिगर कर दिया है, तो आप बिलीव करें, आज 23 सितंबर है, 24 से आप सब के सब चेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 24 से आप में से कोई भी एंटरप्रेन्योर पैदा हो सकता है। तो इसलिए ये जो सेकंड मिथ है, गो के हमारी करिकुलम की कोर्स है, इसमें फैक्ट है। फैक्ट में इस तरह से है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देयर वर मैनी सेल्स पीपल, देयर वर सम ऑफ देम वर इंजीनियर्स, सम ऑफ देम वर नॉट इंजीनियर्स। कुछ ऐसे भी सेल्स के जो असिस्टेंट लोग थे जो कि जिन्होंने दे वर लाइक द बेसिक कोऑर्डिनेटर, उन्होंने 8 जमातें पढ़ी हुई थी या मे बी 10 जमातें पढ़ी हुई थी, एंड देन दे हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 7-8 years in our company. One of the guy came to me and he told कि सर मैं अपना काम करना चाहता हूँ। तो मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कौन रोक रहा है? जी मेरी तालीम रोक रही है मुझे काम करने से। मैंने कहा तुम्हारी तालीम तुम्हें कैसे रोक रही है? उन्होंने कहा जी तालीम इसलिए रोक रही है कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस करवाते हैं जो कि मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँगा कि 2 पैसे बन जाएँ। तो मैंने फिर उसको देखा, मैं क्या इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ कारोबार करने का कीड़ा है? कहता जी बिल्कुल है। तो मैं कहा फिर तुम देन लेट्स एक्सरसाइज द बिजनेस, तुम फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो जी मुझे आप बताएं, मुझे आपसे रहनुमाई चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो देखें, वी कैन से अप टू 30-40% मैक्सिमम के एंटरप्रेन्योर आर बोर्न, बट 60% योर एनवायरनमेंट कैन मेक यू एंटरप्रेन्योर। तो इसलिए इस चीज़ को आपने, जो सेकंड पॉइंट है, इसको आपने 50-50 मैक्सिमम मार्क्स देने हैं और जहन में रखना है कि यू कैन डू इट। देन नंबर थर्ड, एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज इनोवेटर्स। इनोवेटर्स का मतलब ये है कि एक इनोवेशन और एक नॉर्मल थिंकिंग में क्या फ़र्क है? सेम इन्वायरमेंट होती है, उसको आप अगर इनोवेटिव माइंड से सोचते हैं तो यू गेट मोर आइडियाज़ एंड यू थिंक एंड यू सी थिंग्स डिफरेंटली देन द अदर पीपल थिंक। ये बिल्कुल उसी तरह की अभी जो मैंने आपको एक सेकंड क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट दिया है कि आपने ये देखना है कि जी कोविड सिचुएशन ने कौन कौन से नए कारोबार शुरू करवा दिए हैं और कौन कौन से पुराने कारोबार बंद करवा दिए हैं। जो आपकी जो डिलीवरीज हैं, फूड के इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने की, मिलियंस ऑफ रुपीज़ उन्होंने लगा दिए डाइनिंग हॉल सेट करने में, और ये वो सारा, उनको नहीं पता था कि अगले 2 साल डाइनिंग होनी ही नहीं है। तो जिस बंदे ने उस वक्त सेंस कर लिया, उसने इमीडिएटली उसको सेल किया
और वही पैसा उसने इन्वेस्ट किया किसके ऊपर, डिलीवरी गाइस के ऊपर, एंड देन उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। तो दैट वाज कि उसने एक इनोवेशन थिंकिंग से सोचा एंड देन कन्वर्ट कर लिया इमीडिएटली। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर्स आर एकेडमिक एंड सोशल मिसफिट्स। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो इस वक्त अमेरिका में चल रहा है कि जी आपका जो फेसबुक है वो कहता है कि जी मैं स्कूल से निकाला गया, याहू वाला कहता है कि जी मैं निकाला गया, व्हाट्सएप वाला कहता है कि जी मैं निकाला गया। तो आई मीन कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि जी सोशली और एकेडमिकली वो बंदा मिसफिट था लेकिन उसने कारोबार बहुत अच्छा कर लिया, मेरी नज़र में ये डायलॉग से ज़्यादा नहीं है। आई मीन कि अगर मैं ये कहूँ कि जी आज मैं एक कामयाब आदमी हूँ लेकिन फलां जगह देखो मैं फेल हो गया था, तो ये एक मोर लाइकली विल बी एन इम्प्रेसिव डायलॉग कि मैं इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑफ द डे मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, देयर वाज समथिंग इन मी जिसने कुछ किया जो कि तुम लोगों में नहीं है, तो मैंने देखो फिर कर लिया। तो इस चीज़ को भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो बेसिकली बेस है उस सारी वर्किंग की जो कि आपको इनोवेशन और आइडियाज़ के थ्रू कन्वर्ट करेगी इनटू एन एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन। तो इसलिए इस बुनियाद को आपने कभी भी मिस नहीं होने देना। और सोशल मिसफिट में जो इन्होंने लिखा हुआ है कि जी वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट होता था और ये होता था और एक दिन उसने फेसबुक बना ली, मतलब आई मीन दे आर दोज डायलॉग्स जो कि लोग कहते हैं कि करना है, बट लेट्स नॉट फॉलो देम। ऑल एंटरप्रेन्योर नीड इज मनी, दिस इज वेरी क्लियर, देयर इज नो नीड ऑफ मनी। आप चार दोस्त एक किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम में चले जाएं, आपको 10-10 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, 40 लाख रुपए आपके पास आ गया, उसके बाद आप बैठ के उसको एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बुनियादी तौर पर एक बिजनेस प्लान बना सकते हैं और उसको रीपे कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी स्कीम्स दैट कैन गिव मनी टू द प्रोफेशनल्स जिन्होंने क्वालिफाइड डिग्री ली हुई है, तो द मनी इज नेवर रिक्वायर्ड, दिस इज अ वेरी क्लियर। देन कम्स कि जी कुछ लोग कहते हैं यार तू तो बड़ा किस्मत वाला है, तो ये तो किस्मत चलती है ना, तो तू जिस कारोबार में हाथ डालता है वो चल पड़ता है। Outcome of whatever they are the outcome। हेलो जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, ये आपके जो अचीवमेंट और जो सक्सेस है ना, देखें ये बिल्कुल एक इक्वेशन की तरह है जिसमें आप a+b को रिएक्ट करते हैं और यू गेट c+। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लक का कंपोनेंट होता है, लक मोस्ट ऑफ द टाइम एक कमज़ोर इंसान की ख्वाहिश या उसकी रिफ्लेक्शन होती है कि शायद वो अपनी लक से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप इसको कंसिडर करें। यू एवरीबॉडी ऑफ द क्लास, एवरीबॉडी जो आप थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, बिलीव मी यू आर ऑल लकी to have your engineering degree here, studying here, getting engineer very soon। तो इसमें what more in the luck you should expect, so don't expect it, just try to do it। then comes number 8 point, इस स्लाइड नंबर 9 का पॉइंट नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है कि जी एंटरप्रेन्योरशिप इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड chaotic। इसको आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि सम टाइम यू हैव रैंडम मूवमेंट्स, यू डोंट नो सीक्वेंस ऑफ स्टेप क्या होगा, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो गिव इट अ मार्क और इजी रहे। इस पॉइंट को उस वक्त देखेंगे
जिस वक्त आप प्रैक्टिकली यू विल बी इन अ पोजीशन टू कन्वर्ट समथिंग। पॉइंट नंबर 9 आता है मोस्ट एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव्स फेल। ये एक मैं आपको बता देता हूँ, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जरूरी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप, बट इन योर डेली लाइफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि फेलियर हमेशा सिखाता है, और फेलियर होने या फेल होने से हमेशा ये समझना चाहिए कि अब नेक्स्ट इज माय सक्सेस पॉइंट। तो आपने इनिशिएट जो लेना है उसमें फेल होना है, तो दिस इज अ प्रोसेस एंड द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। इसको गुजरना ही गुजरना है, तो इसलिए इसके लिए मेंटली प्रिपेयर है। किसी भी फेलियर को बड़े खुले दिल से वेलकम करें, एंड देन अंडरस्टैंड करें कि इससे मैंने गेन क्या किया, वो एक्चुअली मेरा इससे अर्निंग थी, बाकी मैं आगे नेक्स्ट टाइम संभाल लूँगा। मोमिन के मुतालिक भी तो डेफिनेशन है ना कि एक दिल से बार बार डसा नहीं जाता। तो अपने आप को समझ लें कि ठीक है, ओके, एक दफ़ा मैं फेलियर हो जाएगा, दूसरी दफ़ा वहाँ से नहीं होगा, दूसरी दफ़ा फलां जगह से हो जाएगा तो वहाँ से नहीं होगा, तीसरी दफ़ा फलां जगह से हो जाएगा, वहाँ से नहीं होगा। मीन आहिस्ता आहिस्ता कितनी दफ़ा होगा, फिर 10 दफ़ा हो जाएगा, 11वीं दफ़ा मेरे पास हर तरह का एक्सपीरियंस होगा और मैं काम कर लूँगा। तो ये एक बड़ा एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग इन्होंने रखी हुई है। बेसिकली द स्लाइड नंबर 9 है ना, दे आर द रूल ऑफ लाइफ बेसिकली। और जो एक्सट्रीम रिस्क टेकर लिखा हुआ है, इसको मैं अभी डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। रिस्क हमेशा उस वक्त होता है जिसके पास कुछ स्टेक अवेलेबल होता है। तो आपको लेट्स से मैं आपको इसको एक एग्जांपल देता हूँ कि यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग, सम ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ यू, एंड फाइनली यू कम अप विथ मेकिंग 1 लाख रुपीज़ इन योर पॉकेट। ठीक है, अब आप लोगों ने मेहनत किया, सारा कुछ किया, ये लिया वो दिया, किया बनाया, सारा कर करा के आप लोगों ने 4 दोस्तों ने 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। अब आपने इसको डिफाइन करना है कि आपके पास स्टेक क्या है और रिस्क क्या है। तो एक्सट्रीम रिस्क में कभी भी 1 लाख रुपए अगर आपके पास है, तो देन हैव योर रिस्क मैक्सिमम of 10,000 rupees or 20,000 rupees, so that you have reserve money as well. कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने अगर लेट्स से इफ दे हैव मेड 1 लाख रुपीस, तो दे विल प्ले अनदर गेम 120,000 और 150,000। तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम रिस्क, कि उन्होंने जो रिस्क लिया उसका रिजल्ट जो है वो कुड बी ऑफ 2 पॉसिबल ऑप्शंस। नंबर 1 -50, नंबर 2 250। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं वो हमेशा उस वक्त होती हैं जब आप ऊपर वाले सारी चेकलिस्ट को पूरा कर चुके होते हैं। मीन्स यू हैव असेस्ड योर रिस्क, यू हैव डबल चेक्ड योर फिजिबिलिटी, you have double checked your costing, you have got good comparative analysis, you have no risk of anything। ठीक है, फिर आप खुल के खेलें, बिकॉज अगर आप खुल के खेलेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। लेकिन अगर आपके ऊपर वाले चेकलिस्ट पूरी नहीं है तो इट इज़ नेवर एडवाइज्ड टू टेक रिस्क ऑन द स्टेक्स दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाते हैं, स्लाइड नंबर 10, तो बेसिकली क्या है कि जी एंटरप्रेन्योरशिप इन प्रैक्टिस, टाइप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द कंटेम्प्रेरी और स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर हु इन्वेस्टर, ये वो सारे ये एक ना सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है कि लेट्स से कि हम लोगों ने अभी आपको एक असाइनमेंट दी है कि आपने लिस्ट ऑफ आइटम्स देखने हैं, कौन कौन सी आइटम्स जो डेली लाइफ में इर्द गिर्द आप देखते हैं, एंड देन यू कैन थिंक यू कैन डू इट। तो उन सब आइटम्स में लेट्स से हम वी टेक द सेम एग्जांपल ऑफ मेकिंग अ डिटर्जेंट, तो डेफिनेटली देयर विल बी समबडी हु विल मेक इट, देयर विल बी समबडी हु विल टेक केयर ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, एंड देयर विल बी समबडी हु विल सेल इट, देयर विल बी समबडी हु विल परचेज द रॉ मटेरियल। तो ये एक बेसिक टीम बन जाती है सारी, कि जिसमें आपने सारे साइकिल ऑफ बिजनेस मुकम्मल करने होते हैं।
तो बेसिकली इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रैक्टिस है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है। तो एक एंटरप्रेन्योर है, दूसरा उसका मैनेजर है, देन उसका टेक्निकल पर्सन है। तो ऑलवेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। one is categorized as commercial and the other is categorized as a technical person. तो normally जो engineers हैं they go into the technical side, but I think the commercial and the technical बिल्कुल ऐसे ही हैं जिसको आप कहते हैं कि साइंस भी एक आर्ट है या आर्ट भी एक साइंस है। तो इसलिए you can think both at the same level of understanding. मैक्रो लेवल, मैक्रो व्यू आ गया एंड देन द माइक्रो व्यू आ गया। तो ये आपकी एक समझ लें कि जो थ्योरेटिकल टर्म्स के एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट्स है, फाइनेंशियल कैपिटल स्कूल ऑफ थॉट्स है, डिस्प्लेसमेंट स्कूल ऑफ, तो ये बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये मेरा ख्याल है कि लेटर किसी स्टेज पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। एट द मोमेंट ऑफ टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक वी डोंट नीड इट। देन उसके बाद आ जाता है कि जी मैक्रो व्यू में आता है जी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल आता है कि जी एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट में फाइनेंशियल और फिर डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग आप एज द थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर ऑफ स्टूडेंट्स वी आर टू अवे फ्रॉम दीज टू स्लाइड्स, स्लाइड नंबर 11 और स्लाइड नंबर 12 को एट द मोमेंट आप लॉक करके अलग कर दें, अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइड नंबर 13 बेसिकली एक प्रोसेस फ्लो आपको बता रहा है कि जी हाउ एक्चुअली टू कन्वर्ट समथिंग इनटू रियलिटी। तो स्लाइड नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट कि बेसिकली वेंचर इज बेसिकली समथिंग टुगेदर, राइट। स्टार्टअप और एक्विजिशन हो उसमें एक ऑप्शन होती है एंड देन फाइनेंशियल कंसिडरेशन में कि जी पैसा कितना लगाया है, एंड डिसीजन में प्रोसीड एंड इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। ऑन गोइंग में आ जाता है जी कैश मैनेजमेंट आती है। ये एक बुनियादी है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब हमारे पास कोई फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस का सब्जेक्ट है फॉर द इंजीनियर्स? जी मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. मौजूद साहब फाइनल ईयर में शायद ना पहले तो हमारा होता था केमिकल इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, तो अब मेरा हाँ जी, ख्याल है उसे फाइनल ईयर में ना केमिकल प्लांट डिजाइन के साथ मर्ज कर दिया हुआ, उसके अंदर ये पोर्शन पढ़ेंगे। ओके ओके। तो इसमें मैं एक ना आपको कुछ कंटेंट्स शेयर करूंगा लम्स में। एक बड़ा अच्छा 4-5 डेज का कोर्स होता है, उसका टॉपिक है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस मैनेजर्स। तो उसमें हमें यानी कि ना इंजीनियर्स के लिए सिर्फ इतनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताना ज़रूरी है कि दे शुड बेसिकली अंडरस्टैंड कि जी बुनियादी तौर पे कैश फ्लो क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट को कैसे लेके जाना है, कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यानी कि वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज के जिसके होते हुए दे कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑन एनी बिजनेस। हमें यानी कि इन डेप्थ में नहीं लेके जा, तो वो जो फ्रॉम द ग्रुप लीडर्स आई वुड आल्सो लाइक यू टू नोट कि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस मैनेजर का एक टॉपिक है, आई विल शेयर विद इन दिस वीक इन द ग्रुप, जो कि आप अपने अपने सारे जो ग्रुप मेंबर्स को फॉरवर्ड कर देना। वो एक बड़ा एक इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी ऑफ 3-4 पेजेस और आपको बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, तो स्लाइड नंबर से हम आगे निकलते हैं, 14 पे जाते हैं। 14 में उन्होंने स्कूल ऑफ थॉट, फोकस और आइडेंटिफाइंग ट्रेड कॉमन टू सक्सेस एंटरप्रेन्योर, ये बुनियादी चीज़ें हैं कि अचीवमेंट, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन में हाल में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ली हैं। देन वी कम टू द स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन स्कूल आ गया। इसमें यूनिक मार्केट में मेंटेन गैप स्ट्रेटजीज आ गया, यूनिक पीपल, ग्रेट शेफ स्ट्रेटजीज, यूनिक प्रोडक्ट। ये बेसिकली वही है जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, कि आपने उन आइटम्स की लिस्ट निकालनी है, डेली यूज आइटम्स की, कि जो आप समझते हैं कि वन कैन डू इजीली। तो ये बेसिकली क्या है, वो एक गैप है। तो गैप स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करना और उसके बाद जो उन स्ट्रेटजीज के ऊपर फर्दर प्रोब करके डिस्कस करना,
लोगों को इकट्ठा करना, प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना एंड देन रिसोर्सेज के ऊपर वर्किंग करना। ये बेसिकली इन्होंने माइक्रो व्यू के अंदर ये सारी कैलकुलेशंस बताई हुई हैं कि हम लोग इनको क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आई मीन इस वेरी सिंपल स्लाइड है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है। Then the process approaches to entrepreneurship and integrative approach आ गया, built around the concept of the inputs to the entrepreneur process and outcome from the entrepreneur process आ गया, focus on the entrepreneur process itself and identify 5 key elements that contribute to the process। अच्छा ओके, ये इन्होंने थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन हम लोगों ने ये ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है। कैसे, अगर आप पहला पॉइंट देखते हैं ना, तो वो ये है कि जो इनपुट्स है ना एंटरप्रेन्योर प्रोसेस के हवाले से, वो इनपुट्स वही हैं। लाइक मैंने आपको कहा कि जी आप नंबर ऑफ आइटम्स देखें कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है जी। सेकंड इनपुट हो जाएगा कि लेट से आपने डिटर्जेंट फॉर एग्जांपल, हम वी टेक द एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट, तो आपको ज़हन में आ गया कि जी इसके ये बेसिक रॉ मटेरियल्स आ गए। तो क्या वो इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी डिफाइंड एज द इनपुट इंफॉर्मेशन टू बिल्ड द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी। तो इन्होंने उसको एक एलैबोरेटिव तरीके से लिख लिया है कि इनपुट्स को आप इकट्ठा कर लें, देन उसके बाद 5 की एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट्स द प्रोसेस। वो जो 5 की एलिमेंट्स हैं उसमें आप कुछ भी अपनी प्रायोरिटी में लिख सकते हैं। कुछ लोग उसको लिखेंगे कि जी मुझे नंबर 1 रेसिपी पता चल गई, नंबर 2 मुझे प्रोसेस पता चल गया, नंबर 3 मुझे इक्विपमेंट मिल गया कैसे बनाना है, नंबर 4 मुझे मिल गया कि जी मैंने इसको बेचना क्या है, किसको बेचना है, कौन मेरा बेसिक कस्टमर है, एंड नंबर 5 मैंने अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे बनाना है। तो दे आर लाइक जो आपके जो की कंपोनेंट्स है ना, एवरीबॉडी कैन आइडेंटिफाई देयर ओन प्रायोरिटी 5 कंपोनेंट्स। इट्स नॉट लाइक कि आपने एग्जैक्टली वही देखना है जो लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि ग्रुप 1 का जो 5 कंपोनेंट्स है ना वो ABCDE हों, और ग्रुप 2 के जो 5 कंपोनेंट है वो MNOPQ हों। तो उसको हम लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं एट एनी स्टेज, जब हम लोग प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे कि ये जो 5 कंपोनेंट आपने सोचे थे इसके पीछे क्या, व्हाट वाज द मोटिव टू सिलेक्ट दीज 5, व्हाई नॉट दीज 5। तो ये एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग के तौर पर आप लोग बस स्टडी कर लें और प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव पिक्चर रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, पिक्चर से मैं आपको एक बार बताता हूँ, जो प्रोसेस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर है ना, उसको आप डिफाइन कर लें इनटू 5 स्टेप्स। ये मैं चाहूँगा कि जो भी नोट बना रहा है ना वो लाजमी लिखे। सबसे पहला है कि टू हैव अ ड्रीम, आई मीन ख्वाब देखना है कि ये होना चाहिए, ठीक है जी। तो योर ड्रीम शुड बी समथिंग दैट इज एक्चुअली अ विश लिस्ट, ख्वाहिश ये है, ठीक है। देन फ्रॉम योर ड्रीम यू हैव टू कन्वर्ट योर ड्रीम ऑन अ पेपर, दैट मैंने अपने ख्वाब को पेपर पे लिखना है, ठीक है। जब आपने उसको पेपर पे लिखा तो आपको अंदाज़ा हुआ कि इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख्वाब ही है। मीन्स कि आपने उस ख्वाब को पेपर पे ड्रॉ किया, पेपर पे ड्रॉ करने के बाद आपने उसको प्रैक्टिकल असेसमेंट के अंदर लेके गए और उस प्रैक्टिकल असेसमेंट को आपने फाइनल पेपर की शक्ल दे दी कि नहीं, जो मैंने ड्रीम देखा है ना वो इस तरह का नज़र आएगा। तो ये बेसिकली इन्होंने जो कम्प्रिहेंसिव पिक्चर लिखा हुआ है ना, कि वो पिक्चर इट डिपिक्ट्स एक्चुअली कि जो मैं सोचता हूँ ना उसको मैं कन्वर्ट करना जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ द मैनेजर 2 years बिफोर ही केम टू मी विद अ वेरी मच जिसे आप कह सकते हैं बहुत जोशीले अंदाज में कि जी मैंने ये सोचा है, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि यार तुमने जो सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कैन यू राइट व्हाट हैव यू थॉट ऑलरेडी। क्या तुमने जो सोचा है उसको पेपर पे एक्सप्रेस करने की पोजीशन में हो। तो ही थॉट फॉर अ वाइल एंड उसने कहा ओके आई ट्राई टू डू इट।
ओके, तो आप बिलीव करें कि अगर इफ़ ही हैड 100% ऑफ द ड्रीम, तो उसको कन्वर्ट करना सिर्फ और सिर्फ 40 to 45% हो सका। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल कन्वर्जन इनटू द पिक्चर लेके जाते हैं, तो आपको रियलिटी उसी वक्त अंदाज़ा होना शुरू हो जाती है कि हाउ मच प्रैक्टिकली एक्चुअली आई एम थिंकिंग। तो इस चीज़ को आपने, इन्होंने जो लिखा हुआ है, लिखा प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव पिक्चर रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दैट कैन बी अप्लाइड एट डिफरेंट लेवल्स। तो आप हर प्रोसेस को जब लिखना शुरू करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी प्रैक्टिकल वायबिलिटी के अंदर अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी कि वेदर इट इज़ प्रैक्टिकली डूएबल और नॉट, और आई हाउ, एंड इफ इट इज़ डूएबल देन हाउ इट कैन बी डूएबल। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है कि ये एक बड़ा इन्होंने इंटीग्रेटिव मॉडल बनाया हुआ है कि जाहिर है आपने अंडरस्टैंड करवाना है कि हाउ वन कैन convert the inputs and towards the outcomes. तो on one side of the picture, left side पर अगर आप देखते हैं तो उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है इनपुट। तो इनपुट में ये वो सारी चीज़ें हैं जो which are required to execute something. मेरा इस मामले में ना एक बड़ा मज़ेदार किस्म का क्वेश्चन होता है विद माय टीम। तो उनको मैं क्वेश्चन करता हूँ कि यार आप लोगों ने एक फाइट करनी है, एक जंग लड़नी है। सारे कहते हैं हाँ जी बिल्कुल लड़नी है। तो सबसे पहले क्या जरूरी चीज़ है? तो ये मेरा क्वेश्चन है। अगर कोई इस वक्त आंसर दे सकता है तो आई वुड बी ग्लैड कि अगर आपने, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक फाइट प्लान करना है, जंग लड़नी है, तो आपके लिए सबसे बुनियादी चीज़ क्या जरूरी है? Sir, resources and planning and training. इसके अलावा सर वजह होनी चाहिए Willpower. और रिसोर्सेज और वही प्लानिंग weapons. वगैरह जो। और इसके अलावा So willpower होनी चाहिए। और इसके अलावा सर जिनसे फाइट करनी है उनके बारे में पता होना चाहिए। वेरी गुड। मैं अब आपको बताता हूँ कि हम बहुत बेसिक चीज़ों को समटाइम इग्नोर करते हैं। भाई जंग लड़ने के लिए सबसे पहले आपका दुश्मन होना चाहिए कि लड़नी किससे है। अगर आपके पास लड़ने के लिए कोई नहीं है तो फिर जंग कहाँ से होगी? तो आप अंडरस्टैंड किया आपने कि we basically miss so many simple things which are actually required. तो आपको वेपन्स, स्ट्रेटजी, वारफील्ड, ग्राउंड, ये तो सारी बाद में चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ जंग लड़नी है। तो इसके लिए आप ये जो मॉडल है इसको अंडरस्टैंड करें कि आपके पास अगर आपने योर एंटरप्रेन्योरशिप, योर बिजनेस आइडिया इज एक्चुअली अ फाइट प्लान कि मैंने कुछ करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या वो इनपुट रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, देन उनको मैंने आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करना है। तो इन्होंने एक बेसिक वन सिंगल पेज पे ना इन्होंने लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पर कि आपके पास एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल्स हैं, लोग अवेलेबल हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट के तौर पर इंफॉर्मेशन आ गई, यूनिक बिजनेस कंसेप्ट मीन्स आइडियाज़ आ चुके कि क्या क्या करना है, रिसोर्सेज मिल गए। रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता अकेला, रिसोर्सेज में होता है कि जी मेरे पास मोबिलिटी है, मैंने कहीं आना जाना है तो मेरे पास गाड़ी है, मैंने कुछ लिखना है तो मेरे पास लैपटॉप है, वट एवर। देन उसके बाद आ गया आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। वहाँ से आप कर लें कि जी ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी है वो क्या हो सकती है। देन उसके बाद असेसेस एंड एक्वायर नेसेसरी रिसोर्सेज, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। तो अंदर की जो 3 चीज़ें हैं वो इन्होंने एक प्रोसेस को बुनियादी तौर पर लिखी हुई हैं। ओके, लेट्स टेक बैक टू द सेम एग्जांपल कि जी हमने एक डिटर्जेंट बनाना है, तो उसको आपने इस सारे डायग्राम के ऊपर सिर्फ डिटर्जेंट को फिट करना है कि जी आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया,
नेसेसरी रिसोर्सेज देखे, ओके जी कौन कौन से होने चाहिए, अब इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया, मीन्स प्रोसेस डेफिनेशन हो गई, ये हो गया सारा, मतलब ये सारे के सारे वो इनपुट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय एनीबॉडी टू लुक फॉर एनी पॉसिबल आउटकम। अब पॉसिबल आउटकम क्या है? नंबर 1 उन्होंने लिखा है कि जी नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें आपके इनोवेशन है, रिस्क टेकिंग है, प्रोएक्टिवनेस है, एंड देन फाइनली रिसीव क्या हो रहा है, a going venture, value creation, new product service, process, technologies, profits, personal, ये सारे वो चीज़ें हैं जिसकी हम सबको ख्वाहिश होनी चाहिए। I mean it is very simple and very mean saying कि हम सब लोग हर रोज़ घर से क्यों निकलते हैं, आप लोग इंजीनियर क्यों बन रहे हैं? Because everybody would like to make their life better. लाइफ बेटर करने के लिए क्या होना चाहिए? एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए, उसका रिजल्ट होना चाहिए, सो दैट वी कैन एंजॉय आवर लाइफ विद गुड रिसोर्सेज, विद गुड फैसिलिटीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर फैमिलीज। इट इज़ वेरी सिंपल। तो इसके लिए ये जो फाइनली आउटकम के आगे जो लाइन है वो सारे हैं जो टारगेट्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, इनपुट्स आपके सामने हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो स्लाइड नंबर ये कौन सी 17 है, ये एक 1 पेजर के तौर पर हम समझ सकते हैं कि ये एक खुलासा है ऑफ द मॉडल, कि मॉडल कैसे होना चाहिए इनपुट और आउटकम्स के वजह से। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जी। उन्होंने डायनेमिक स्टेट अप्रोच, stresses dependency of venture on environment and interaction। ओके, पंजाबी मेरे ख्याल है सारे जानते हैं, तो आई वुड लाइक टू से 3 वर्ड्स जो कि बड़े ज़रूरी हैं सबके लिए। पंजाबी में कहते हैं कि आपने थकना नहीं है, ठीक है, मीन्स यू शुड नॉट गेट टायर्ड, नंबर 1। आपने जकना नहीं है, मीन्स यू शुड नॉट गेट हेजिटेशन। आपने थकना नहीं है, जकना नहीं है, एंड देन नंबर 3 इज आपने अकना नहीं है। अकना और जकना में हमें डॉक्टर साहब अच्छी तरह बता सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिससे लोग भाग जाते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने अडेप्टेबिलिटी में लेके जाना है। और ये जो स्लाइड नंबर 18 है ना, अगर इफ़ यू विल अडेप्ट दीज थिंग्स, तो स्लाइड नंबर 18 का आपके लिए कोई मकसद नहीं है। इन्होंने लिखा हुआ है कि स्ट्रेस डिपेंडेंसी ऑफ वेंचर, समटाइम आप कंटिन्यूटी ऑफ द वेंचर एंड एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन से आपके जो है ना वो जो स्ट्रेसेस जो है वो सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद आप यकसानियत से बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आपने अप्रोच के अंदर रखना है। और प्रोसेस की अप्रोच में भी इन्होंने यही लिखा हुआ है कि जी आपकी जो अप्रोच है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए और उसके अंदर वैल्यू क्रिएशन भी साथ साथ रहनी चाहिए, जो जो हमने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। सम टाइम क्या होता है कि लोग थक जाते हैं, अच्छा नहीं यार बस ठीक है बहुत हो गया, लेट्स लीव इट और आई एम गोइंग टू लुक फॉर अ जॉब। तो सम टाइम ऐसा होता है कि 1 से 2 महीने और गुजारने के बाद आपके पास अचीवमेंट सामने होती है। तो इस चीज़ को आपने इन 3 वर्ड्स के अंदर अपने अपनी डायरीज में नोट कर लें कि यू विल नेवर हैव एनी हेजिटेशन, नंबर 1, यू विल नेवर गेट टायर्ड एंड यू विल नेवर गेट बोर। आपने बोर नहीं होना, ये सारा प्रोसेस आगे चलता रहेगा। उसके बाद आते हैं जी ग्लोबल फिनोमिना के तौर पर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहा। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिंबल ऑफ बिजनेस टेंडेंसी एंड अचीवमेंट, एंटरप्रेन्योर आर द पायनियर ऑफ द टुडेज बिजनेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हम लोग हमेशा एग्जांपल देते हैं कि जूश लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसराइल 70 लाख लोग हैं और सारी दुनिया के ऊपर हमला उन्होंने कब्जा किया हुआ है, हर रिसोर्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और ये वो सारा। तो उसकी एक बेसिक आपको रीज़न पता है कि क्या है? चलें, ये आपका एक 3rd क्वेश्चन ऑफ द टुडेज असाइनमेंट हो जाता है। आपने
अमेरिकन को, जूश को, यूरोपियंस को। यूरोपियन में मैं आपको जर्मन कहूँगा और चाइनीज़ भी कहूँगा, चाइनीज़ को अलग से। आपने ये अंडरस्टैंड, ये एक एनालिसिस सर्च करना है, हाउ मैनी आर द एंटरप्रेन्योर्स इन एनी सोसाइटी। अगर 60 लाख जूश इस वक्त अवेलेबल है, तो आप बिलीव करें कि मोर देन 50% ऑफ देयर पीपल आर डूइंग बिजनेसेस एंड रेस्ट आर डूइंग टॉप लेवल जॉब्स। तो आप इस चीज़ से अंडरस्टैंड करें कि एक सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वन हैज़ टू कम अप विद अ बिजनेस प्लान और वो काम को करने की कोशिश करें। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल यू गाइस मेक वन प्रोडक्ट और उसको आप ट्रेड करते हैं, तो डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। आपने एक जगह से प्रोडक्ट लिया और आगे कहीं बेच दिया, तो आप इन्वॉल्व हैं और आपने जिसको बेचा वो इन्वॉल्व है। आपने उसी के रॉ मटेरियल लिए, उसको कन्वर्ट किया, मैन्युफैक्चर किया एंड देन बेचा, तो उसी जगह पे 2 की जगह 10 लोग इन्वॉल्व हो गए। मीन्स कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली इज creating jobs for the society and reducing the number of unemployments। तो ये एक बेहतरीन किस्म का CSR है जो कि सोसाइटी में आप प्ले करते हैं। तो तिजारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पेशा था और उस तिजारत को करने में जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है उन सब का रोज़गार मुंसलिक होता है। तिजारत के बाद आप उसको कन्वर्जन में चले जाते हैं, जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस या प्रोडक्शन में चले जाते हैं तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ज़्यादा लोग ज़्यादा फैमिलीज़ के स्टेक से इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें एक ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस में एक बरकत होती है। तो इस अगर फिनोमिनन को आप इस अंडरस्टैंडिंग से करें कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ अपने लिए नहीं करनी, हमने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है टू क्रिएट जॉब्स इन द सोसाइटी, जिनके साथ हम लोग वसीला बनेंगे उनके रोज़गार का, तो ये एक डबल नीयत हो जाएगी और ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला इसका आपको फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं जी। द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर GEM के नाम से एक टर्मिनोलॉजी है। उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स एन एनुअल असेसमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट ऑफ 59 कंट्रीज। ठीक है जी। तो GEM के ऊपर एक छोटी सी स्लाइड बना लें। मेरा ख्याल है आई वुड रिक्वेस्ट द ग्रुप लीडर्स कि GEM के ऊपर एक वन सिंगल स्लाइड बना लें और देखें कि इसका इंडेक्स क्या कहता है 59 कंट्रीज़ को, हाउ दे रेट and how they classify the countries। The US outranks the rest of the world in important entrepreneur support आ गया, ये उन्होंने ये भी बता दिया है। Entrepreneur leads to growth by entering and expanding existing markets, और there are other many things like this। ठीक है। उसके बाद phase of economic development आ गया, the factor driven phase आ गया, the efficiency driven आ गया, and the innovation आ गया। This is all English, एवरीबॉडी नोज के ये 3 काम करने हैं तो काम होगा। लेसन्स फ्रॉम द GM स्टडी, ये जो GM का मैंने अभी आपको बताया ना, इसका GM स्टडी के उन्होंने कहा है कि इम्पैक्ट इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ इनोवेशन एंड इंटरनलाइजेशन आ गया, एंड देन उसके बाद नीड, ये इट इज़ ऑल थ्योरेटिकल कि उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप GEM को जब स्टडी करेंगे तो यू विल शेयर 1 पेज ऑन GEM, तो आई थिंक यू विल कवर दिस एज वेल। और उसकी डेफिनेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने जो अकॉर्डिंगली की हुई है वो आप उसके अंदर ले लेंगे। दे आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट वर्ड्स कि जी वो डेफिनेशन होती ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ है, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ वेदर वी अंडरस्टैंड इट और नॉट। तो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन माई व्यू। फिर आ जाता है प्रीडोमिनेंस ऑफ न्यू वेंचर्स इन द US इकोनॉमी आ गया, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट। ये आप कुछ नंबर्स हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं, ये पढ़ने चाहिए। 6 लाख से 8 लाख
न्यू बिजनेसेस जो है ना वो अमेरिका में बनते हैं। उसके बाद 27.5 मिलियन स्मॉल फर्म्स प्रोवाइड 49.6% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स एंड मेक अप 99.7% ऑफ द एम्प्लॉइंग फर्म्स। देखें, ये जो 2 मिनट पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना कि सोसाइटी को आपका फ़ायदा कैसे है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक मोटा मोटा डैशबोर्ड क्या है कि 23-24 करोड़ की आबादी है और अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख के करीब टैक्स पे रजिस्टर्ड है। जिन 15 लाख के करीब टैक्स पे रजिस्टर्ड हैं उनमें से कुछ 5 लाख के करीब हैं जो स्मॉल मीडियम एंड एवरी बिजनेसमैन है, एंड दे आर अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग मिलियन जो है वो टैक्स पे रजिस्टर हैं जो कि ऑफिशियली जॉब के ऊपर जिनका टैक्स कट जाता है सैलरीज वगैरह में, जो कि एजुकेशनल स्टाफ है या वट एवर लाइक दिस। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो अर्निंग हैंड है 22 से 23 करोड़ आबादी का, दे आर इवन मैक्सिमम 2 लाख। तो 2 लाख के करीब लोग हैं जो कि एक्चुअली दे आर जनरेटिंग इनकम, दे आर पेइंग टैक्सेस, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। बाकाया सारा मुल्क उनके ऊपर चल रहा है। तो अच्छा, ओके, if we go back to the very first slide, so number 1 option, either this is a depressing statement, number 2, or is an opportunity for you guys। तो दोनों में से क्या सिलेक्ट होना चाहिए? सर सेकंड वाला अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली कि आप उस मुल्क में बैठे हुए हैं जिस मुल्क में 1% 99% को फीड कर रहा है, तो you have a gradient of 90%। मिसाल के तौर पर आज से कोई 10 साल पहले मेरी एक कैनेडियन दोस्त से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि जी कनाडा में इस वक्त, यानी कि 10 साल पुरानी बात है, कि कनाडा में इस वक्त 96% ऑफ द पीपल हैविंग देयर ओन लैपटॉप्स और डेस्कटॉप व्हाटएवर, ठीक है। तो कहता है पाकिस्तान में कितने? मैं क्या, पाकिस्तान में तो नंबर 1 डाटा ही अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं एवरेज कर लूँ सारे शहरों को और सारे गाँव देहातों एवरीथिंग, तो आई थिंक 3% ऑफ द पीपल हैव देयर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स। कहता है बस। मैंने कहा यार इसी का तो मज़ा है। कहते क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब है कि यहाँ पे 97% काम होने वाला है। इट इज़ अप टू यू if you see glass as a half filled or half empty। तो जो स्लाइड नंबर 23 है, एक्चुअली ये आपको एक वेकअप कॉल है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ होने वाला है। मेरा ख्याल है सब कुछ ही होने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी समझें कि आप उस जगह पे हैं जहाँ पे, अच्छा, और एक और मज़े की बात, वेरी फनी, इफ़ यू गाइज और एनीबॉडी ऑफ यू कम इनटू द मार्केट एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग, तो उसको इस चीज़ के ऊपर भी फ़ख्र होना चाहिए कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो तालीम याफ्ता नहीं है और बहुत कम बिजनेसमैन है जो तालीम याफ्ता है। मीन्स कि यू गाइस हैव गॉट केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री, एक बहुत बेहतरीन किस्म की, बम किस्म की आपने एजुकेशन ले ली है, और अगर आप बाहर निकलते हैं, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर ओन लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर, तो कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इतनी क्वालिफाइड डिग्री लेने के बाद बिजनेस का सोचा होगा? मे बी 10 out of 10,000, less than 1%। तो अगेन द अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल फॉर यू, सिर्फ आपने उसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं जी कि रीजन फॉर द एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी इन द यूएस इंक्लूड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। बहुत सारे, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है कि
बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे एक फिनोमिना चल रहा है एज ए होल इन्वायरमेंट में कि यार मैंने तो बड़ी जान लगाई लेकिन पाकिस्तान ही सही नहीं है, ठीक है। आई डिड माई बेस्ट लेकिन इन्वायरमेंट में कोई कोऑपरेटिव ही नहीं है, हर बंदा ही जिसको देखो तंग कर रहा है, टांगे खींच रहा है। ये एक फैक्ट है, लेकिन इस फैक्ट की बेस के ऊपर यू कैन नॉट सफर योर करियर। इसको भी आपने अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे लेना है कि यार ये माहौल तो सबके लिए है, मतलब वही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वही सिस्टम है, सबके लिए है। तो अगर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चले जाऊं तो सारे इसको रीजन बना के फंसे रहेंगे एंड आई विल बी द वन टू कम आउट एज सक्सेसफुल पर्सन। तो सी अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि द नेशनल culture that supports risk taking and seeking opportunities. Americans alternates to unexploited economic opportunities. ये वो रोल है जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने लोगों को दिया हुआ है। हमारे यहाँ पे भी कुछ सोसाइटीज स्टार्ट हो रही हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट का प्रोसेस है, जो कि आई एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स are going to take this initiative, means कि we will have options for those graduates or engineers or professionals who have the ideas of doing some business and that can convert that idea into a proper business proposal. तो उसमें इन्वेस्टमेंट के पूल्स अवेलेबल हो जाएंगे, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। एक्चुअली हमारा जो सबसे बड़ा इशू है कि हमें हमारी सोसाइटी में पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। थोड़ा सा एक अलर्ट माइंड के साथ अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि जी उस द इम्पैक्ट ऑफ गैजलेस, a business establishment with at least 20% sales growth in each year for 5 years starting with a base of $100,000 in annual sales. इन्होंने एक कैटेगरी बना दी है, देखें, दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। उन्होंने कहा है कि जी वो वाले कारोबार जो हर साल 20% सेल इंक्रीज़ हो रही है और 5 साल तक कंटिन्यूसली होते हैं, उनकी लिस्टिंग लगा कर ली है और उन्होंने उनको इनोवेशन के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। 55% ऑफ द इनोवेशन इन 362 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो 362 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, ये वो चीज़ है जो मैं आपको असाइनमेंट के शुरू में कहना चाह रहा था कि लेट्स कैटेगराइज द केमिकल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज, राइट। कि आपने इंडस्ट्री वाइज केमिकल्स को कैटेगराइज करना है, आपने जनरलाइज नहीं लिखना, क्योंकि जब तक आपकी बाइफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इनटू सम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती है तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको कन्वर्ट करें इनटू सम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हमेशा जो असाइनमेंट है, हमेशा जो पेपर है, वो फ़ायदेमंद उसी वक्त होगा जब दैट कैन लीड टू सम काइंड ऑफ अ डिसीजन। तो डिसीजन ओरिएंटेड पेपर होना चाहिए। तो इस स्लाइड को आपने, जो स्लाइड नंबर 25 है, इसको आपने इस एंगल से स्टडी करना है कि हाउ इट विल बी replicate in Pakistan as it is shown in US. उसके बाद आ जाता है कि जी the goals of entrepreneurs receive venture capital. ओके, ये जो 5 चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली क्या है कि कोई भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्लास 19 के स्टूडेंट्स प्लान करते हैं और दे आर 3, 4, 5 ग्रुप्स और हर ग्रुप कहता है कि जी मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो उसका बिज़नेस मॉडल ऐसा होना चाहिए कि मैं वेरी बेसिक से स्टार्ट करूँ, एटलीस्ट 20% हर साल में अचीवमेंट लेके जाऊँ, नंबर 1। और अच्छा, उसने 20% हर साल अचीवमेंट का प्लान बना लिया, पहले साल उसने अचीव भी कर लिया। अब उसको प्रोसेस को और दायरा कार को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो उसके पास एक रिपोर्ट है और उसके पास एक डैशबोर्ड है और उसके पास एक एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट है जो कि ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को वो दिखा सकता है और उन्हें कह सकता है कि जी अब आप मेरे इस आइडिया के ऊपर पैसे लगाएं और लेट्स डू द पार्टनरशिप बिकॉज आई नो द प्रोसेस, आई
I'm the one with energy, I'm the one with education, and I'm the one with who can, drive things move faster, so I can make good return of your investment. So this is how one can get the money from the market. Then उसके बाद आता है कि जी they are never mice and they are high tech. और हाई टेक मीन्स कि कोई हमने एग्जांपल के तौर पर डिटर्जेंट डिस्कस किया, राइट? तो यू कैन कम अप विद अ वेरी हाई टेक आइडिया। बिजनेस करने के कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। गैप एनालिसिस में सबसे पहले ऐसी आइटम सेलेक्ट की जाए जिसकी डिमांड हो मार्केट में, और ऐसी आइटम सेलेक्ट की जाए जिसकी मार्केट में लोकल प्रोडक्शन ना हो। तो जहाँ पे ग्रेडियंट होगा, जहाँ पे गैप होगा, वहाँ पे यू विल हैव मोर फन टू डू समथिंग। तो हर इंसान की कोशिश यही होती है कि आई शुड ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउटपुट बाय गिविंग द मिनिमम इनपुट। तो मिनिमम इनपुट अगर आपका बहुत ही प्रिसाइज होगा तो डेफिनेटली आपका आउटपुट बड़ा अच्छा निकलेगा। तो ये जो आपका जो स्लाइड नंबर 26 है, इसको फॉर एज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आप लोगों ने नेट से सर्च करना है और देखना है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें अप्लाई कैसे हो सकती हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जी अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, बड़े मज़े की, इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे कारोबार शुरू होते हैं और 2 से 3 साल की उनकी ज़िंदगी होती है, एंड देन दे डाई। तो सर्वाइवल जो है उसके ऊपर एक सस्टेनेबल प्लान होना बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पर 3 पार्टनर हैं, वो सोचते हैं कि जी हम ये छोटा सा काम कर लेते हैं। तीनों ने 50-50 हज़ार रुपये इकट्ठे किए या 5-5 लाख रुपये इकट्ठे किए, और उन्होंने छोटा छोटा करके कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू कर दी। कैलकुलेशन की तो उनको नज़र आया कि जी हमें हर महीने 50-50 हज़ार रुपये बचना शुरू हो गया है। दे आर वेरी हैप्पी, राइट? एक्चुअली उनका चैलेंजिंग टाइम अभी आया ही नहीं है और उन्होंने सिस्टम से इनकम लेना शुरू कर दी। तो सर्वाइवल और सस्टेनेबल मॉडल का एक बेसिक फार्मूला है कि आपने एक इनफ हेल्दी इन्वायरमेंट तक पहुंचने से पहले सिस्टम को हेल्दी करना है। सिस्टम में से किसी भी किस्म की ड्रेनेज नहीं करनी है, क्योंकि सिस्टम इज द बॉडी। इफ दैट इज हेल्दी यू विल गेट गुड ऑक्सीजन, एंड इफ दैट इज नॉट हेल्दी यू विल नेवर गेट ऑक्सीजन। और फिर बहुत सारे हमारे यहाँ पे एक लिस्ट है हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स में। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किए, 2 साल फिनिश, 3 साल फिनिश, मैक्सिमम 4 साल फिनिश। क्यों? थक गए यार, बस बहुत हो गई यार, बस यार इट्स टू बोरिंग यार, इससे बेहतर था मैं वो कर लेता यार, किस मुसीबत में फंस गया, सुबह दोपहर शाम टेंशन 24 आवर, समथिंग लाइक दिस। तो सर्वाइवल का जो वर्ड है ना, इसको आप समझ लें कि आपने ना इसको एनग्रेव करना है कि सर्वाइवल इज एक्चुअली द फाइनल टारगेट। काम शुरू करना, किसी भी किस्म का काम करना, कोई भी एक्टिविटी करना, आई मीन दैट इज नॉट अ जॉब। एनीबॉडी कैन स्टार्ट डूइंग एनीथिंग टुमारो। उसका सस्टेनेबल मॉडल एक्चुअली डिफाइन करता है कि इफ इट इज कमिंग आउट एज समथिंग which is a failure or a survival or a success story. So let's all and everybody focus on the success stories of doing this business together, right? So the common myth of failure, 85% of the firms fail in the first year. In actually about half of all startups between 5 to 7 years. देखें, ये उसने यूएसए जैसी इकोनॉमी का डाटा निकाला है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बहुत सारे ओके, आई गिव यू अ वेरी गुड जोक। हम जब फाइनल ईयर में थे तो हम 4 दोस्तों ने
प्लान किया कि जी हम लोगों ने डिटर्जेंट बनाना है। हमने रॉ मटेरियल खरीदे, कुछ इन टोटल 25 से 30 हज़ार रुपये हमने खर्च किया। एक दोस्त है गार्डन टाउन में, उसके घर की छत के ऊपर हम लोगों ने प्रोडक्शन का सारा प्लान किया। तो वी प्रोड्यूस्ड एंड वी डिड एवरीथिंग राइट। लेकिन चूंकि हमें सिर्फ शौक था कि हमने बनाना है कि नहीं बनाना, राइट, बना लिया। कुछ जगहों पे, कुछ दुकानों में जहाँ जहाँ जाने वाले थे वहाँ पे सैम्पलिंग भी कर दी। उन्होंने कहा कि जी हाँ यार ठीक है। तो उसके बाद वो एक ऐसा स्टैटिक आया और ऐसा एक गैप आया कि हम लोग दोबारा एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे सके। नंबर 1 रिजल्ट आ गया, अपने अपने सीवीज में, जॉब्स में इधर उधर सारे बिजी हो गए और वो हमारा आइडिया वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। अभी हमने बिजनेस शुरू नहीं किया था, राइट। तो इन्होंने क्या बताया है कि द कॉमन मिथ ऑफ फेलियर, इसको आइडेंटिफाई करना और इसको स्टडी करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाबी में डॉक्टर साहब में भी मुझे करेक्ट करें, हमारे वो जो बड़े कहते थे कि वो पहले साल हट्टी खट्टी एंड वटी, समथिंग लाइक दिस। तो आपने 3 साल कम से कम कंटिन्यूसली इनपुट देना है, तो चौथे साल आपके पास रिजल्ट डेफिनेटली आपके टेबल पे होगा। तो जो बहुत सारे जो फेलियर्स हैं वो फर्स्ट ईयर के अंदर निकल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी प्लानिंग्स मुकम्मल नहीं होती, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, उनमें पहले से प्रेपरेशन या रेडीनेस नहीं होती है कि कुछ फेल भी हो गया तो क्या होगा। तो इन चीज़ों के लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग। उसके बाद आते हैं जी लेगेसी ऑफ द एंटरप्रेन्योर फर्म्स। तो लार्ज फर्म हैव इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बाय रिटर्निंग टू देयर कोर कंपिटेंस थ्रू स्ट्रक्चरिंग एंड डाउनसाइजिंग। आपका एफिशिएंसी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, दैट इज E इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। द लोअर इज योर इनपुट, whatever is the input, the maximum will be your efficiency, or the more is your output, the more is your efficiency. अब ये आउटपुट को और इनपुट को, वो जो स्लाइड नंबर मैंने आपको बताया था ना कि समरी स्लाइड है, उस सबको ज़हन में रख लें। वी कैन गो बैक टू द स्लाइड, मैं आपको बताता हूँ वो स्लाइड कौन सी थी जी, ठहरे। स्लाइड नंबर 17, राइट। इसमें जो इनपुट और आउटपुट्स है ना, इसमें इनपुट्स को मिनिमम करते जाएं, आउटपुट को मैक्सिमम करते जाएं, ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी आपकी अचीव हो जाएगी। ठीक है जी। देन उसके बाद आ जाता है न्यू एंटरप्रेन्योर कंपनीज हैव बीन ब्लूमिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट, thousands of small firms established by women minorities and okay, they are females in the class, right। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्लान है, तो यू गाइज नीड टू स्टडी दैट एज वेल। आपको लाहौर चैम्बर से मिल जाएगा एंड देयर इज आल्सो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आपको ये स्टडी ज़रूर करना है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू गाइज। देन उसके बाद आ जाता है आपका कंट्रीब्यूशन, दे आर सिंपल थिंग्स, ओके। 21st सेंचुरी ट्रेंड्स इन एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च आता है। ये इन्होंने बेसिकली एक ग्राफिकल बता दिया है कि ट्रेंड्स जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की रिसर्च करने के बाद क्या नज़र आए। नंबर 1 आया कि जी सबसे अगर नीचे देखें जी फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर एजुकेशन के ऊपर एक प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वुमेन एंड मिनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर चल रहे हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर चल रहे हैं। एंड ये बेसिकली क्या किया इन्होंने कि एंटरप्रेन्योरशिप की डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर दी इन्होंने। तो इसको एक जस्ट एज ए कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी आप ले सकते हैं, ले लें, एक वंस अंडरस्टैंड कर लें, एंड दैट्स ऑल, इट इज़ नॉट टू डू विद योर बिजनेस प्लान। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मेजर रिसर्च थीम्स आ गया, उसके बाद वेंचर फाइनेंसिंग आ गया। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की है ना, दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस स्लाइड कि जी क्या क्या किया जा सकता है जिससे आप एक बिज़नेस को सेटल कर सकते हैं। दैन उसके बाद आ जाता है कि जी फैमिली बिजनेसेस हैव बिकम स्ट्रॉन्गर फोकस्ड ऑफ रिसर्च आ गया, एंटरप्रेन्योर एजुकेशन हैज बिकम, ये भी उन्होंने उसी को कंटिन्यू किया हुआ है। द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आ गया जी, बेस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये इन्होंने जो आपका मेरा ख्याल है कि
हमारा जो यूईटी है एट द मोमेंट एज ऑफ टुडेज क्लास शुड बी द बेस्ट वन, हमें उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए। तो ये चूँकि उन्होंने यूएसए का लिखा हुआ है और बिजनेस स्कूल्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स इसमें ओके, अगर आपको थोड़ा सा पाकिस्तान में देखना है तो लम्स कैन हैव good courses for entrepreneurship. LSE can have good courses for entrepreneurship. IBA in Karachi can give you a good course for entrepreneurship. Basically, entrepreneurship का जो सबसे पहली slide थी ना, you know, we need to change our mindset and then we become entrepreneur. There is no need of having any education. उसके बाद आ गया जी प्रोसेस ऑफ इनोवेशन एंड ये सारा आ गया। उसके बाद कैटल इकोनॉमिक चेंज, ये सारी स्लाइड्स हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस एज ए पार्ट ऑफ योर थ्योरी। और ये जो की टर्म्स एंड कंसेप्ट्स जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किए सारे, इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ओके, तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक आपके साथ जो मैंने एक स्लाइड डिस्कस की, काफ़ी हद तक तो अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की डेवलप हो गई कि एंटरप्रेन्योरशिप को कंसिडर करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन कंसेप्ट्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो लेट्स रीकैप के जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने दी थी उसको हम लोगों ने इंडस्ट्री वर्टिकल और लाइन ऑफ बिजनेस वाइज सेपरेट करना है, ठीक है। आपने लिस्ट ऑफ 10 आइटम्स शेयर करनी है जो कि आप समझते हैं that are good ideas for a chemical engineer or even not for a chemical engineer, right, to come up with, क्या अपने इर्द गिर्द आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने एक आपको जो छोटा सा मैंने होमवर्क दिया था वो ये दिया था कि आपने कंपेयर करना है सम ऑफ द नंबर्स एज कंपेयर टू द पाकिस्तान। पाकिस्तान में इन जो स्लाइड्स के अंदर मेंशन किए हुए थे यूएसए के थे, तो पाकिस्तान में वो नंबर्स की क्या पोजीशन है, ठीक है जी, वो आपने स्टडी करना है। देन उसके बाद हम लोगों ने ये बेसिक असाइनमेंट, ये जो आज की प्रेजेंटेशन थी वो हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अब आ जाता है केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी के हवाले से मेरी ख्वाहिश है कि हम अपना जो एवरी थर्सडे जो लेक्चर हुआ करेगा उसको कुछ हिस्सों में हम डिवाइड कर लिया करें, राइट। उसका एक हिस्सा होगा जो असाइनमेंट है, जो प्रेजेंटेशन है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है। उसका एक दूसरा हिस्सा होगा जो कि आप लोगों ने, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है, नेक्स्ट में होगा कि हम लोग तकरीबन कोई 15 मिनट्स से 30 मिनट्स की प्रेजेंटेशन रखेंगे विद 5 मिनट्स टू एवरी ग्रुप, जिसमें उस ग्रुप ने बताना होगा कि हमने इस प्रेजेंटेशन को ऐसे बनाया और इसका आउटकम भी निकला। वो सब के सब डिस्प्ले हो रही होगी। एक तो हमारी प्रेजेंटेशंस के ऊपर डिस्कशन हो गई, एक हमारे कोर्स कंटेंट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद साथ में मैं आपको, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 2 असाइनमेंट्स हैं ये आपने नेक्स्ट इस सारे हफ्ते में ये दोनों की सबमिट करनी है, ठीक है। उससे हमें बेसिकली असाइनमेंट्स का मकसद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। असाइनमेंट देने और असाइनमेंट से आपकी अंडरस्टैंडिंग लेने का जो मेरा मकसद है ना, वो ये है कि लेट्स ट्राई टू चेंज द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ यू गाइस, कि आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन देनी है उसका बेसिकली उसका स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन वी हैव टू चेंज इट। इट शुड बी वेरी मच conclusive, number one. It should be very much to the point. It should be very much decision making और decision oriented assignment, कि उससे हम लोगों ने decision लिया क्या। और लास्ट जो पार्ट होगा हमारी डिस्कशन का वो होगा टू डिस्कस अ केस स्टडी। इस सेशन में मैं आपको केस स्टडी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट सेशन से पहले आई विल फॉरवर्ड द केस स्टडी टू द ग्रुप लीडर्स एट व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें वो केस स्टडी आप लोगों को जब मैं दे दूंगा तो वो आप लोगों ने केस स्टडी पढ़ क्या है, तो हम उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि इस केस स्टडी के अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि उनका काम सेट हो गया या क्या हुआ था कि उनका सेट हुआ हुआ काम ख़राब हो गया। तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसको हम अपने कंटेक्स्ट ऑफ द एजुकेशन
जो आपकी बुक है उसकी लाइट में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, फ्रॉम माय साइड टुडे इज डन। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई ज़हन में आपके क्वेश्चन हो, तो लेट्स हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑन द Thank you, sir. Thank you. Anybody has any question? जी आरजू मलिक, आपने जिसने क्वेश्चन करना है वो हैंड रेज करे, मैं उसको भी इजाजत दूंगा। जी आरजू मलिक, आपने क्वेश्चन करना है? जी सर, Hello? मेरा ये सवाल था कि हमने जी सर। जी करो बेटा। हेलो जी आ सर, रही है मैंने आपकी पूछना था आवाज। कि कोविड-19 की वजह से वो जो कोविड-19 के लिए हमें एक लिस्ट मिली है कि हमने कोई बिजनेस बताने हैं, तो वो ओवरऑल बताने हैं या सिर्फ केमिकल इंडस्ट्रीज के रिलेटेड बताने हैं? ओवरऑल बता दें। ओवरऑल। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना शुरू करूँ। देखें, एक बात ज़हन में रखें, अल्लाह ताला ने आप लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग की एजुकेशन दे दी, राइट? इट इज़ वेरी गुड। आपकी ज़िंदगी का मकसद केमिकल नहीं है, आपकी ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी को बेहतरीन करना है। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि यू शुड हैव एन ओपन आई अराउंड यू, और आप उसको देखें, नोट करें, वट एवर यू कैन थिंक यू शुड ब्रिंग इट। जी सर, एक और सवाल है, जो जीईएम की आपने स्टडी दी है उसमें हमने मेजर क्या बताना है उस प्रेजेंटेशन में? आपने सिर्फ वन सिंगल पेज में बताना है कि व्हाट इज जीईएम एंड हाउ इट कैन हेल्प यू गाइस सिटिंग इन पाकिस्तान। क्योंकि बेसिकली जीईएम का जो इंडेक्स और जो स्टडी है ना, वो उन्होंने अपने लिए यूएसए में बनाई है, तो व्हाई नॉट वी कैन डिस्कस द सेम इन पाकिस्तान इन कंटेक्स्ट ऑफ द पाकिस्तान एनवायरनमेंट। तो इसका कोई, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इट विल बी अ सिंपल गूगल रिसर्च। आप लोगों ने जो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है सबसे पहले, फिर उसको कंसाइज करना है, एंड देन फाइनली इट विल बी अ वन पेजर। जी शावेज। अस्सलाम वालेकुम सर, आई वुड लाइक टू आस्क कि हम आपने जो टास्क प्रोवाइड किए हैं 1 और 2 और 3, नेक्स्ट आगे जितनी भी असाइनमेंट्स आप जितने टास्क प्रोवाइड करेंगे हम उनको एक ही डॉक्यूमेंट में सबमिट करवाएंगे, या फॉर ईच टास्क वी शुड मेक 1 और 2 पेज डॉक्यूमेंट सेपरेटली? मैं आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट का जो मकसद है ना, वो है कि आप देखें, आपने एक लंबा होमवर्क किया होगा डेफिनेटली, बट सिंस वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, सो आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि आपकी जितनी भी जो वर्किंग है, इट शुड फाइनली कम अप एज मैक्सिमम 1 to 2 पेजर, और उसमें बुलेट्स हों। बैकएंड पे आपके पास डेफिनेटली उसके एलेबोरेटिव डाटा होगा, लेकिन उस लंबी असाइनमेंट की इस लेक्चर के अंदर ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 or 2 पेजेस आर इनफ सो दैट वी कैन डिस्कस द कंसेप्ट। It means for all the tasks 1 or 2 Yes, or what? definitely. Thank you very much sir. जी anybody else? हुदा शाह। जी हुदा शाह। हाँ जी बताइए। सर मैं आपसे पूछना था कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस से कुछ डिमांड बिजनेस में ज़्यादा बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर्स जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। तो अगर वी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एक सैनिटाइज़र बनाते हैं तो हम कैसे सक्सेसफुल हो सकेंगे? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जैसे लाइफ बॉय है, डेटॉल है, उनके बहुत अच्छे सैनिटाइजर्स आ रहे हैं, तो क्यों हमसे कोई ख़रीदेगा? सो व्हाई वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड? क्योंकि इसमें तो हमें लॉस नहीं होगा बिजनेस के अंदर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले ओके, द टॉपिक इज टू मेक अ हैंड सैनिटाइजर, राइट? हैंड सैनिटाइजर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बनता कैसे है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो बनता है इस रेसिपी में और इसकी पैकिंग में इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू गाइस मेक इट, एक 50 ml की बोतल है, आपने बना ली बोतल और उसके सारे केमिकल्स की सारी कॉस्ट करने कराने के बाद आपने देखा कि जो स्टैंडर्ड रेसिपी आपने बनाई, लेट्स से 80% एथेनॉल और समथिंग, तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ी 50 रुपीज़।
अब आपने उसका एनालिसिस करना है कि जो डिटोल है और अदर है फार्मेसीज में जो अवेलेबल है, वो पता चले जी 300-300 रुपए के हिसाब से बोतल बिक रही है, तो देन यू हैव अ ग्रेडियंट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस वाइबल कि व्हाई नॉट वी कैन मेक इट 50 और ये सारे एक्सपेंसेस सिस्टम में डालें एंड देन वी कैन सेल इट 100। तो मिसाल के तौर पर इफ़ आई एम द वन हु इज़ हैविंग अ फार्मेसी एंड आई एम सेलिंग द सैनिटाइज़र, तो आप मेरे पास आ सकते हैं और आप मुझे कह सकते हैं कि जनाब आपके पास ये प्राइस रेंज पड़ी हुई है, मैं आपको इस प्राइस में दे सकता हूँ। तो इससे एक्चुअली एक डिस्कशन इनिशिएट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इस वक्त कॉम्प्रिहेंसिव मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की, कॉस्ट ऑफ रेसिपी की और कॉस्ट ऑफ सेलिंग की। तो डेफिनेटली आप इस वक्त तो हवा में ही है ना कि हम बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, लेकिन जब आपको वो पता चल जाएगा तो देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि टू पोजीशन योर प्रोडक्ट कि हम इसको बेचना भी है तो कैसे बेचना है। जी, एनीवन एल्स? ये एक हैंड रेज है अभी भी। ये वो हुदा शाह थी, उन्होंने बात कर ली है आपसे। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ और मैं फिर ग्रुप में भेज भी दूंगा। मौजम साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर कोई हो। आज की आपकी बेसिकली मैं समझता हूँ 2 या 3 असाइनमेंट्स हैं। फर्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स व्हिच कैन बी डेवलप्ड एंड टर्न्ड इनटू बिजनेस, एंड सेकंड है ड्यू टू कोविड with respect to line of business and industry vertical. With respect to line of business and industry vertical. With respect to line of business and industry vertical. And industry vertical. जी जी। और दूसरी असाइनमेंट थी ड्यू टू कोविड which businesses suffered and which businesses flourished overall around the world or in Pakistan. Exactly. और इसमें अगर मौजम साहब दे या ये असाइनमेंट नहीं है, but the groups which has been formulated they must prepare themselves in the due course of time. We announce the entrepreneur challenge और उसके लिए जो मैं समझता हूँ कि ग्रुप्स को सोचना शुरू करना चाहिए टू पिच एट दिस स्टेज, maybe they take 2 weeks or 3 weeks to pitch an idea for entrepreneurship. जो उनके ज़हन में आइडिया आता है वो इस सर्च के दरमियान इवॉल्व हो, कोई वाटर प्योरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी आइडिया ज़हन में आता हो, बायोफ्यूल का आता हो, जनरल कोई भी आता हो, तो विद द कोर्स ऑफ टाइम फिर मौजम साहब इसको लीड करते जाएंगे। इंशाल्लाह मौजम साहब इसके अलावा कोई चीज़ रहती हो। और जो आज की जो प्रेजेंटेशन थी ना, जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप की बुक से जो थी, उसके अंदर जो स्लाइड्स मार्क की थी ना कि दीज आर द इम्पोर्टेंट स्लाइड्स, उन स्लाइड्स की रोशनी में ये जो प्रेजेंटेशन है ना कोविड वाली और दूसरी वो बनानी है इन लोगों ने। उसकी वजह ये है कि जो कोविड की जो प्रेजेंटेशन है ना, बेसिकली दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी असेसमेंट है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स को क्लियर हो कि मैंने उन्हें बुक भेजी है, ये स्लाइड्स नहीं भेजी, तो दे हैव टू रीड द बुक। और मैं नेक्स्ट वीक में मैं इंटेंशनली स्लाइड्स 2-3 डेज के गैप के बाद भेजूंगा ताकि आप बुक रीड कर लें असाइनमेंट बनाने के लिए। अदरवाइज आप बुक रीड नहीं करेंगे, स्लाइड्स देखते रहेंगे। इज इट ओके मौजम साहब? ठीक है, बिल्कुल कोई इशू नहीं। चलें फिर हम क्लोज करते हैं आज का सेशन एंड होपफुली सी ऑल ऑफ यू ऑन नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। आयशा अटेंडेंस, डॉक्टर आयशा आपने अटेंडेंस ले लेनी है जी सर। अल्लाह और अब्दुल्ला आपने अपने तौर पे लेनी है अटेंडेंस, एंड थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन नेक्स्ट थर्सडे। नेक्स्ट है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मौजम साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे फ़ोन पे बात होगी।